गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारी क्लास है वह वही पिछली क्लास का आगे का ही हिस्सा है। बीए सेकेंड ईयर की क्लास में हम पढ़ रहे थे मुद्रास्फीति के बारे में। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है। हमने ये पढ़ा कि मुद्रास्फीति का जो प्रकार है वो कौन कौन से होते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या पड़ते हैं। सरल शब्दों में ये कहें कि मुद्रास्फीति या महंगाई के कारण सोसाइटी के अर्थव्यवस्था के किन किन पक्षों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हम इन 7 पॉइंट्स के अंदर ये जान लेंगे कि मनी इन्फ्लेशन इकोनॉमी को, आम जीवन स्तर को, उपभोक्ता वर्ग को, इवन हमारे फॉरेन जो ट्रेड है उसको किस प्रकार इफेक्ट करती है। तो ये हम इन 7 पॉइंट्स के अंदर पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि हल्की मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है एक इकोनॉमी में। तो हल्की मुद्रास्फीति के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हल्की मुद्रास्फीति एक इकोनॉमी के लिए टॉनिक के रूप में मानी जाती है, दवाई के रूप में मानी जाती है, जिसका तात्पर्य ये है कि अगर कीमत स्तर बहुत ही कम गति से बढ़ रहा है, बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उससे क्या होता है कि जो उत्पादक वर्ग होता है उसे एक तरीके का प्रोत्साहन मिलता है। जब प्राइस लेवल बहुत ही कम गति से बहुत ही धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तो इससे उत्पादक वर्गों को प्रोत्साहन मिलता है, वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं और प्रोडक्शन करने से और भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से इनकम बढ़ती है और इनकम बढ़ने से एक तरफ सेविंग्स बढ़ती है तो दूसरी तरफ लोगों का कंजप्शन भी बढ़ता है। कंजप्शन बढ़ने से जो लाइफस्टाइल है उसमें वृद्धि होती है। तो कुल मिला के इधर सेविंग्स बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ता है। तो एक तरीके का जो साइकिल है इकोनॉमी का ये चलता रहता है अगर अर्थव्यवस्था में हल्की मुद्रास्फीति विद्यमान रहती है। ये तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, ऋणदाता और ऋणी पे प्रभाव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगी। हालांकि उदाहरण मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन अब हम पर्टिकुलर इसी रेफरेंस में समझाने वाले हैं कि अगर कीमतें बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, जो मनी इन्फ्लेशन है उसकी गति बहुत ही तेज है, बहुत ही हाई पावर से बढ़ रहा है, तो इससे ऋणदाता और ऋणी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। होता क्या है, मनी इन्फ्लेशन से जो ऋणदाता है वह तो रहता है घाटे में और जो ऋणी है जिसने उधार लिया था वो रहता है फायदे में। हालांकि ये घाटा और फायदा मौद्रिक रूप से नहीं दिखाई देता है, नोटों के रूप में या करेंसी के रूप में नहीं दिखाई देता है, बल्कि ये उधार ली गई मुद्रा या उधार दी गई मुद्रा की क्रय शक्ति के रूप में दिखाई देता है। उधार ली गई मुद्रा की क्रय शक्ति के रूप में दिखाई देता है। किस प्रकार, इसे मैं आपको एक उदाहरण से समझा देती हूँ। मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए व्यक्ति ने 2019 में बी व्यक्ति को उधार दिया। इसे हम 2018 कर लेते हैं क्योंकि 2020 तो भी चल ही रहा है। 2018 में ए ने बी व्यक्ति को उधार दी 100 रुपए की राशि। क्लियर? ए व्यक्ति है, उसने बी व्यक्ति को 100 रुपए की राशि दी 2018 में, जिस पर उसने ब्याज दर तय की 5%। इस और उधार जो दिया वो कितने साल के लिए दिया? 1 साल के लिए। तो सिंपली वे में ये होगा कि 1 साल यानी 2019 में बी व्यक्ति ए व्यक्ति को वापस 105 रुपए लौटा देगा। अगर 2018 और 19 के बीच में सामान्य कीमत स्तरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो यहाँ पर ए व्यक्ति फायदे में है। क्यों? क्योंकि उसने 100 रुपए दिए थे और बदले में उसको 105 रुपए मिल गए हैं। और जब कीमत स्तरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको ज्यादा क्रय शक्ति मिली है, क्योंकि 100 रुपए से जो क्रय कर सकता था उसकी 2018 में ए व्यक्ति 100 रुपए से जो क्रय कर सकता था 2019 में
105 रुपए से वो ज्यादा क्रय कर पाएगा। ज्यादा क्रय कर पाएगा इसका मतलब हमने क्या कहा, हम ये समझे कि ए व्यक्ति ने जब बी व्यक्ति को 100 रुपए उधार दिए तो 5% के इंटरेस्ट रेट लगाकर बी व्यक्ति ने 2019 में 105 रुपए ए व्यक्ति को लौटा दिए। लेकिन इस लौटाने के क्रम में हमने क्या देखा कि अगर 2018 से 2019 के बीच में 2018 से 2019 के बीच में मनी इन्फ्लेशन लगभग स्थिर रहा है, कीमत स्तरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है, तो ए व्यक्ति को बी व्यक्ति से ज्यादा क्रय शक्ति मिल रही है। 105 रुपए की क्रय शक्ति 100 रुपए से ज्यादा है, तो इसे ज्यादा क्रय शक्ति मिल रही है। एक कंडीशन तो ये हुई। लेकिन हुआ क्या, सिचुएशन ये हुई कि 2018 से 2019 के बीच में जो आपकी मनी इन्फ्लेशन है वो मान लीजिए कितनी बढ़ गई, वो भी 5% बढ़ गई है। 5% मनी इन्फ्लेशन बढ़ गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु 2018 में 100 रुपए की आती थी वही वस्तु अब 2019 में 105 रुपए की आएगी। यहाँ पर क्या हुआ कि जो ऋणदाता है उसने 100 रुपए उधार दिए थे ऋणी को, ये सोचकर कि उसे 105 रुपए वापस मिलेंगे, और जब मुद्रास्फीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सामान्य कीमत स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसे 105 रुपए के रूप में क्रय शक्ति ज्यादा मिलेगी। लेकिन इस बीच मुद्रास्फीति 5% बढ़ गई है, तो मौद्रिक रूप में तो बी व्यक्ति से ए व्यक्ति को 105 रुपए मिलेंगे। मौद्रिक रूप में 105 रुपए मिलेंगे, लेकिन वास्तविक क्रय शक्ति के रूप में क्या मिला, वही 100 रुपया मिला, क्योंकि 2019 में जो 100 रुपए में मिलता था वो 2020 में 105 रुपए में मिल रहा है। हमने यहाँ पर मुद्रास्फीति को 5% बढ़ाया है। अगर हम इसे 10% बढ़ा देते तो यहाँ पर वास्तविक ब्याज की दर और भी कम हो जाती। तो क्या समझ में आया कि जब मनी इन्फ्लेशन होता है तो ऋणदाता को तो घाटा हो जाता है क्रय शक्ति के रूप में, और ऋणी को क्या होता है, फायदा होता है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की, वो ये है निश्चित वेतन भोगी वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है। निश्चित वेतन भोगी वर्ग का मतलब क्या होता है कि वे व्यक्ति जिनको मासिक वेतन या पेंशन मिलती है, ऐसे वर्ग पर मुद्रास्फीति का बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मुद्रास्फीति तो दिन प्रतिदिन या महीने दर महीने या साल दर साल बहुत ही तेज गति से बढ़ रही है, लेकिन इस वर्ग की वेतन या पेंशन तो निश्चित है। परिणाम स्वरूप इन वर्गों के जो जीवन स्तर है उसमें गिरावट आएगी। जीवन स्तर में गिरावट क्यों आएगी, क्योंकि मान लीजिए मुद्रास्फीति नहीं बढ़ रही थी या लगभग स्थिर थी, उस वक्त में उन लोगों का पहनना, जो भी वो वस्त्र पहनते हैं, उनका रहन सहन, उनका खान पान सब लगभग अच्छा था या ठीक इस सिचुएशन में था। लेकिन बहुत ही तेज गति से मुद्रास्फीति बढ़ते रहने के कारण, महंगाई बढ़ते रहने के कारण क्या होता है कि ये जो वर्ग है इसका रहन सहन, खान पान, पहनावा सब कुछ बहुत तेज गति से गिरने लगता है। तो कुल मिला के जीवन स्तर में क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है। इस वर्ग में एक असंतोष छा जाता है। तो जो मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं निश्चित वेतन भोगी वर्ग, जिसमें पेंशन पाने वाले भी हो सकते हैं और वेतन पाने वाले भी हो सकते हैं। अब हम तीसरे उस पर आते हैं पॉइंट्स पर। आई एम सॉरी टू से फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है, राष्ट्र के धन और आय वितरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, ये जो शब्द है राष्ट्र के धन और आय वितरण, इसका मतलब ये नहीं है कि एक जगह किसी ने कोई स्टॉल लगा दिया है और डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है पैसे का, इसका मतलब ये नहीं है। राष्ट्र के धन और आय वितरण का प्रभाव ये है कि ये कंट्री है, वैसे चौकोर कंट्री कोई भी नहीं होती है, लेकिन हमने एक देश बना लिया है। इस देश का नाम है बी, ठीक है। बी कंट्री में बहुत सारे लोग हैं, कोई पैसे वाले हैं, कोई कम पैसे वाले हैं, कोई ज्यादा पैसे वाले हैं। तो
देश की सभी लोगों की आय या सभी लोगों का जो धन है वो मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, हालांकि 10,000 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी इनकम दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इसका वितरण किस तरीके से है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। क्या इन 10,000 करोड़ रुपए में से जो मैक्सिमम भाग है, मान लीजिए है 9,000 करोड़ रुपए, वो कुछ लोगों के पास है और बाकी 1,000 करोड़ रुपए पूरी जनता में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है, असमान वितरण है। कैसा वितरण है, असमान वितरण है। वितरण समान तब कहलाता है राष्ट्र का, एक राष्ट्र तब उन्नत कहलाता है, एक राष्ट्र के लोग तब प्रॉस्पर कहे जाते हैं जब उस राष्ट्र में धन का वितरण लगभग समान हो। पूरी तरीके से समान होना तो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन लगभग समान हो। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जैसे हमारी कंट्री का उदाहरण लेते हैं कि हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो बहुत बड़ा सम दिखाई देती है, बहुत बड़ा आंकड़ा दिखाई देती है, लेकिन जो मैक्सिमम पैसा है उस आंकड़े का वो टाटा, अंबानी, बिरला इन लोगों के पास है और जनता के पास बहुत कम हिस्सा है। तो अब हम बात करते हैं कि मुद्रास्फीति से धन के वितरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। ऑब्वियसली बात है कि जब महंगाई होती है तो उससे क्या होती है, कीमत स्तर बढ़ता है। कीमत स्तर बढ़ने का मतलब ये है कि जो उत्पादक वर्ग है उसको क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, और जो आम वर्ग है, निश्चित वेतन भोगी वर्ग है, उन लोगों को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है और जबकि उनको वस्तुएं कम मिल रही हैं, उनकी जेबों से ज्यादा खर्च हो रहा है। तो यहाँ पर जो पैसा है वो निकल कर उत्पादक वर्ग और विक्रेता वर्ग के पास चला जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा ये कि राष्ट्रीय जो टोटल इनकम है उसका अधिकतम हिस्सा उत्पादक वर्ग के पास चला जाएगा और उसका कम हिस्सा आम वर्ग के पास रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि मुद्रास्फीति के कारण देश का जो धन का वितरण है या राष्ट्रीय आय का वितरण है वो कैसा हो गया है, वो असमान हो गया है, अनइक्वल हो गया है। अब हम पांचवा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सरकारी बजट पर प्रभाव। पांचवें पॉइंट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा डीपली समझना होगा सरकारी बजट पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति के कारण सरकारी बजट पर प्रभाव क्या पड़ेगा, इसको समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सरकारी बजट क्या होता है। देखिए, सरकार कोई भी खर्चा करती है, हमारे देश को चलाती है। जैसे एक जो गृहिणी होती है वो एक घर को चलाती है, मासिक रूप से जब पेंशन आती है या कोई वेतन आता है तो गृहिणी ये देखती है कि कितनी आय आई है और उस आय के अकॉर्डिंग ही वो खर्च करती है। सरकार उल्टा करती है, सरकार पहले अपने व्ययों को गिनती है, उसके बाद में वो ये गिनती है कि उन व्ययों को पूरा करने के लिए उसके पास इनकम कहाँ से आएगी। सिंपल, सरकार पहले अपना व्यय देखती है, उस व्यय के बाद में वो ये देखती है कि उसको व्यय को पूरा करने के लिए इनकम कहाँ से आएगी। सरकार के खर्चे रक्षा पे, प्रतिरक्षा पे, हॉस्पिटल्स पे, स्कूल्स पे, लोगों को वेतन देने में, सड़क बनवाने में, बहुत सारे योजनाओं में, गैर योजनाओं में बहुत सारे खर्चे सरकार करती है और ये खर्चे सरकार को करने ही है क्योंकि सरकार को अपना देश चलाना है, नागरिकों के बारे में सोचना है। दूसरी तरफ सरकार आय प्राप्त करती है, सरकार की खुद की फैक्ट्रियां होती हैं जिनको हम सार्वजनिक उपक्रम बोलते हैं। सरकार बहुत सारे टैक्स लगाती है, बहुत सारे ऋण उधार पहले के दिए हुए हैं उनको प्राप्त करती है। इस प्रकार सरकार की इनकम के भी बहुत सारे साधन होते हैं, उस पर अब नहीं जाएंगे, वो हम राजकोषीय नीति में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, सरकार पहले अपनी व्यय देखती है, उसके अकॉर्डिंग खर्चा करती है, व्यय देखती है, उसके अकॉर्डिंग अपनी आय प्राप्ति को गिनती है। फिर ये अगर स्थिति ये हो जाती है तो हम इसको कहते हैं संतुलित बजट। क्लियर, इसे हम क्या बोलते हैं, संतुलित बजट। लेकिन मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है, मुद्रास्फीति के कारण सरकार के जो खर्चे हैं, जैसे योजनागत व्यय करती है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी,
योजनागत और गैर योजनागत व्यय क्या होते हैं? सरकार जो खर्चे करती है वो योजनागत और गैर योजनागत होते हैं, लेकिन ये जो खर्चे होते हैं वो मुद्रास्फीति के कारण और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, महंगाई होने के कारण खर्चे और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो सिचुएशन होती है वो ऐसी हो जाती है, व्यय ज़्यादा है और आय कम है। इसे बोलते हैं बजट घाटा। इसे क्या बोलते हैं? बजट घाटा। सरकार के व्यय ज्यादा है, आय कम है, तो ये क्या हो गया? बजट घाटा। अब इस सिचुएशन से पार पाने के लिए सरकार क्या करती है? सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाती है। क्या अपनाती है? घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाती है। अब ये घाटे की वित्त व्यवस्था क्या होती है? यानी कि बजट में घाटा है, तो इसका मतलब व्यय ज़्यादा है, आय कम है, एक्स्ट्रा मनी की व्यवस्था करनी है, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए ताकि ये सिचुएशन आ जाए। एक्स्ट्रा पैसा पाने के लिए सरकार इस व्यवस्था को करती है, घाटे की वित्त व्यवस्था, यानी ऐसे वित्त की व्यवस्था करती है जो घाटे को पूरा कर सके। इसके लिए सरकार कई उपाय अपना सकती है, इसके जिसमें से एक उपाय ये होता है कि वो नई मुद्रा भी छाप सकती है। नई मुद्रा छाप सकती है या फिर वो कहीं से उधार ले सकती है, विदेशों से उधार ले सकती है। तो ऐसे उपायों को अपनाने में देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। अब मुद्रा की मात्रा बढ़ी है तो ये मुद्रा एनी हाउ जनता के हाथों में, उपभोक्ता वर्ग के हाथों में जाएगी ही जाएगी, वो किसी भी प्रकार से जा सकती है। और इस सिचुएशन में क्या होता है? मांग बढ़ती है, क्योंकि लोगों के पास में क्या आ गया? पैसा आ गया। तो मांग बढ़ती है और मांग बढ़ने से प्राइस भी बढ़ जाती है, जबकि मुद्रास्फीति तो पहले से ही विद्यमान है। तो क्या समझ में आया कि जब मुद्रास्फीति की समस्या होती है तो सरकार को और जो सरकार के जो खर्चे हैं वो महंगे होने के कारण बजट घाटा हो जाता है। बजट घाटा हो जाता है तो घाटे की वित्त व्यवस्था की जाती है। घाटे की वित्त व्यवस्था होती है तो देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है। मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो ये मुद्रा एनी हाउ जनता के हाथों में पहुंचती है। जब ये मुद्रा जनता के हाथों में पहुंचती है तो ऑब्वियसली मांग बढ़ती है। मांग बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं। प्राइसेस बढ़ने का मतलब क्या होता है? मुद्रास्फीति का बढ़ना। तो कहते ये हैं कि मुद्रास्फीति और घाटे की वित्त व्यवस्था दोनों का चोली दामन का साथ होता है। मुद्रास्फीति के कारण घाटे की वित्त व्यवस्था उत्पन्न होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति सरकारी बजट पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। अब है हमारा छठा पॉइंट, विदेशी व्यापार पर प्रभाव। स्टूडेंट्स, मुद्रास्फीति के कारण न केवल देश की जो आंतरिक स्थिति है उस पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि देश के विदेशी व्यापार पर प्रभाव पड़ने के कारण देश की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी प्रभावित होती है। कैसे? उदाहरण से आपको समझाती हूँ। महंगाई यानी वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती है, पहली बात। अब अगर कोई देश वस्तुओं का निर्यात करता है तो जो निर्यात्य हैं उनकी कीमत भी क्या होगी? जो निर्यात्य वस्तु है उसकी कीमत भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्लियर? मानकर ये हम चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत सम्मिलित है। भारत में बहुत ही ज्यादा महंगाई हो गई है। महंगाई का मतलब है कि भारत में वस्तुओं की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं। भारत कुछ वस्तुओं का निर्यात करता है, लेकिन उन वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं महंगाई के कारण। तो भारत जिन वस्तुओं का निर्यात कर रहा है, भारत उन वस्तुओं को
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंची कीमतों पर बेचेगा, ऊंची कीमतों पर उनकी बिक्री करेगा। दूसरी तरफ हम ये मान लेते हैं कि जो अन्य देश हैं उनकी वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वहां मुद्रास्फीति की दर नीची है, तो यहाँ पर सबसे पहले भारत को झटका लगेगा मुद्रास्फीति के कारण कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंची कीमतें होने के कारण उसकी वस्तुओं की बिक्री कम हो जाएगी, या हम कहें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक जो पावर है, जो शक्ति है, वो कम होने लगेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, भारत के जो निर्यात हैं वो गिरने लगेंगे। क्लियर। दूसरी तरफ भारत में उत्पादित वस्तुएं महंगी हैं, तो भारतीय ये चाहेंगे कि वो अपने यहाँ उत्पादित वस्तु को ना खरीदे, बल्कि किसी ऐसे देश से उस वस्तु को मंगा ले जो वहाँ पर सस्ती उत्पादित हो रही है। तो इस क्रम में भारत के जो निर्यात आयात हैं वो बढ़ जाएंगे। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, भारत का जो व्यापार संतुलन है वो डगमगा जाएगा, और वो कैसा हो जाएगा, विपक्ष का हो जाएगा। आयात ज्यादा हो गए, निर्यात कम हो गए। एक सिचुएशन ये हुई। दूसरी सिचुएशन, आयात ज्यादा होने का मतलब है कि हमारे यहाँ पर जो विदेशी विनिमय का भंडार है वो खर्च होने लगेगा। विदेशी विनिमय का भंडार क्या होगा, विदेशी विनिमय यानी कि जो विदेशी मुद्रा है उसका भंडार खर्च होने लगेगा। तो हमारे यहाँ पर विदेशी विनिमय या विदेशी मुद्रा भी कम हो जाएगी। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक देश के आर्थिक रूप से संपन्न होने का एक सूचक यह भी है कि उस देश के पास विदेशी विनिमय का भंडार पर्याप्त होना चाहिए। तो आपने क्या देखा, महंगाई, दिस इज नॉट ए इंटरनल कोई इंटरनल घटना नहीं है किसी देश की कि केवल मेरे देश में महंगाई है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, महंगाई होने से निर्यात कम होते हैं, आयात बढ़ते हैं, विदेशी मुद्रा का भंडार खर्च होता है, और देश की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या होती है, बिगड़ने लगती है। फिर देश को और ज़्यादा आयातों के लिए उधार भी देना पड़ता है विदेशी मुद्रा का। तो देश की विदेशी मुद्रा के लिए ऋणग्रस्तता क्या होती है, बढ़ती है, ऋणग्रस्तता बढ़ जाती है। दूसरी तरफ देश के निर्यात कम हो रहे हैं, यानी कि अन्य देशों के लोग हमारे देश के सामान को मांग ही नहीं रहे हैं। तो हमारे देश के सामान को नहीं मांग रहे, तो इसका मतलब हमारे देश की मुद्रा भी कम मांगी जा रही है इंटरनेशनल मनी मार्केट में। तो हमारे देश की जो मुद्रा है उसका मूल्य भी कम होगा। तो क्या हुआ, हमारे देश की जो मुद्रा का मूल्य कम होने के कारण हमारे देश की विदेशी विनिमय जो दर है वो क्या होगी, घट जाएगी। क्या क्या इफेक्ट पड़ा, निर्यात कम हो गए, आयात बढ़ गए, विदेशी विनिमय का भंडार खर्च होने लग गया, विदेशी मुद्रा की ऋणग्रस्तता बढ़ गई, हमारे देश की मुद्रा का मूल्य इंटरनेशनल मार्केट में क्या बोलते घट गया है, व्यापार संतुलन विपक्ष का हो गया है, विदेशी विनिमय की जो दर है वो हमारी कम हो गई है। तो कुल मिलाकर एक जो मुद्रास्फीति है वो न केवल किसी देश को इंटरनल रूप से बल्कि एक्सटर्नल रूप से भी प्रभावित करती है, और यह एक बहुत बड़ी समस्या है। मुद्रास्फीति का मतलब ये नहीं है कि जो एडिबल ऑयल है वो 120 के बजाय 140 का आने लग गया। यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है इकोनॉमिक्स पक्ष में कि ये समस्या होने लगती है। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आम जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आम जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा मुद्रास्फीति का, व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होगा। ठीक है, असमर्थता कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि भूखमरी की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है।
इस स्थिति में व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता का ह्रास होता है। कार्य करने की क्षमता का ह्रास होता है। दूसरी तरफ बचतें करने की क्षमता का भी ह्रास होता है। ना कार्य हो रहा है ना बचत हो रहा है, तो इकोनॉमी जाएगी तो गर्त में ही। तो क्या समझ में आया कि मुद्रास्फीति अगर बहुत ही माइन्यूट है तो दैट इज जस्ट लाइक ए टॉनिक फॉर इकोनॉमी, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा है तो ऋणदाता और ऋणी दोनों पर ही नेगेटिव इफेक्ट डालती है। जिन लोगों को मंथली वेतन मिलता है निश्चित या पेंशन मिलती है, उन पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी वो भी अनइक्वल हो जाता है। फिर सरकारी बजट और मुद्रास्फीति, इनका आपसी प्रभाव ये होता है कि सरकारी बजट घाटे का हो जाता है, घाटे की वित्त व्यवस्था बनानी पड़ती है, जिससे मुद्रास्फीति आती है। तो ये एक दूसरे को पुश करते रहते हैं और इकोनॉमी का बुरा हाल हो जाता है। और विदेशी व्यापार के क्षेत्र में भी देश को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये सब मुद्रास्फीति के प्रभाव हैं जो हमने आज पढ़े हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वीडियो को देखकर आप मुद्रास्फीति के प्रभावों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।